उनकी सीटों पे आपको बड़ी परेशानी होती है, लेकिन जब वो अपनी तकरीरों में या अपने ट्वीट्स पे या सोशल मीडिया पे नेशनल कॉन्फ्रेंस को बार बार निशाना बनाते हैं, उस वक्त आप लोग उनसे नहीं पूछते हो कि ये कहाँ की कोalition धर्मा है। अब मिसाल देते देते मैं थक जाऊंगा, लेकिन मिसालों की कमी नहीं है। पिछले लगातार 2 साल से जब भी उनके रेजिंग डे के फंक्शन हुए तो तकरीरों में बीजेपी से ज्यादा नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाना बनाया गया। रिकॉर्ड्स आप सबके सामने है। वहां पे जो गाने गाए गए, जुल्म का अलबर्न हटाओ, कलंकवाद को वोट डालो, वो क्या हम भूल जाएंगे? क्या मेरे वर्कर ये भूल जाएंगे? अब पाकिस्तान का इलेक्शन है, पाकिस्तान के इलेक्शन में क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसमें भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को लताड़ा जाता है ट्विटर के जरिए कि पाकिस्तान में जो हुआ उससे जम्मू कश्मीर के लोग जो है वो 87 को याद करते हैं। अब ये कहां की कोalition धर्मा? अब पता नहीं किस वो नशे में आके गुलाम नबी आजाद साहब ने फारूक अब्दुल्ला को निशाना बनाया, उसमें भी पीडीपी वाले घुस जाते हैं। जुमा जुमा उनको हफ्ता नहीं हुआ है सियासत में आए हुए, वो भी गुलाम नबी आजाद साहब के साथ मिलके फिर फारूक अब्दुल्ला साहब को नेशनल कॉन्फ्रेंस को ट्विटर के जरिए निशाना बनाते हैं पीडीपी के प्लेटफॉर्म से। और फिर आप कहते हो कि कोalition कहाँ है? अब कोalition को मेंटेन रखना ये अकेले नेशनल कॉन्फ्रेंस की जिम्मेदारी नहीं है, ये उन लोगों की भी जिम्मेदारी है जिन्होंने एक आदत बनाई हुई है, जो आदत से मजबूर हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाना बनाते बनाते। जब तक वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते वो हमसे कोई ज्यादा उम्मीद रख नहीं सकते। लेकिन इस बात के बावजूद भी कि हम लगातार उनसे ये उनके हमले के शिकार होते हैं, मैंने तब भी कांग्रेस को इस बातचीत के दौरान उनसे कहा है कि देखिए ना, 6 सीटों में ज्यादा गुंजाइश है नहीं, लेकिन हम असेंबली में एक साथ काम करने के लिए दरवाजा खुला रखने के लिए तैयार हैं, लेकिन बशर्त ये कि हम देखें कि इस आने वाले पार्लियामेंट इलेक्शन में उनका रवैया कैसा रहेगा। इतना ही। टारगेट पे बात हो रही है। So yesterday PM Modi said that the previous political parties here they've used people in the name of Article 370. So what do you have to say about it? कहाँ used people? Article 370 यहाँ के लोगों की एक इमोशनल अटैचमेंट थी उसके साथ। यहाँ तक कि जिन लोगों ने 5 अगस्त 2019 को 370 के हटने पर जश्न मनाया, आज वो लोग भी मातम मना रहे हैं। मैं तो नहीं भूला किस तरह लेह से खबरें आई, क्या मिठाइयां बांटी गई, किस तरह पटाखे वहां पे फोड़े गए। आज वही लोग कहते हैं ना कि हमें एक स्पेशल स्टेटस वापस दे दीजिए। आज जम्मू के लोग जो हैं वो परेशान हैं कि उनकी जमीनें खतरे पे हैं, उनके ठेके खतरे में हैं, उनकी नौकरियां खतरे में हैं। तो 370 को किसी ने इस्तेमाल नहीं किया। 370 यहाँ लोगों के एक इमोशनल अटैचमेंट है उसके साथ, और वो इमोशनल अटैचमेंट हटेगा नहीं। अगर 370 को किसी ने इस्तेमाल किया है वो बीजेपी ने किया है। बीजेपी के लिए ये एक पॉलिटिकल फुटबॉल रहा है। इस फुटबॉल को वो बार बार जो है इस्तेमाल करते रहे। अगर ये एक पॉलिटिकल फुटबॉल नहीं होता तो मुझे बताइए ना, वजीर आजम साहब का क्या काम है फिल्मों की टिकटें बेचना? वजीर आजम खान साहब खुद आते हैं जम्मू में, बॉलीवुड की फिल्मों को जो है वो तारीफ करते हैं, और कौन सा फिल्म जो 370 पे बना। अब मुझे बताइए ना, अगर ये 370 को सियासी तौर इस्तेमाल करना नहीं है तो क्या है? हम लोग नहीं करते ना। उमर साहब क्या असेंबली इलेक्शंस लड़ेंगे अंडर द रूल ऑफ एलजी? कौन लड़ेगा? आप? मैं क्यों लड़ूंगा? मुझे एलजी वेलजी से कोई लेना देना। मैंने ये आप बार बार पूछते, मैंने आपसे कितनी बार कहा ना, मुझे इस सिलसिले मतलब इन हालात में असेंबली इलेक्शन लड़ने का कोई शौक नहीं है। स्टेटहुड रेस्टोर करने के बाद लड़ेंगे या एलजी? वो मुझ पे छोड़िए। वो साहब, जो अभी सीटें बची हुई है, क्या उन पर कोई डिबेट चल रहा है पार्टी में? अगर कौन से बचे हुए हैं? जो जम्मू और लद्दाख की सीटें अभी जो बची है, 3 का तो क्लियर हो गया है, अभी जो 3 बची हुई है, क्या कांग्रेस के साथ अलायंस अभी होगा? कांग्रेस के साथ बातचीत हमने की हुई है। हमने लद्दाख मतलब उधमपुर और जम्मू की सीट पे उनसे कहा है कि वो अपना उम्मीदवार जो है वहाँ पे खड़ा करें। हमने लद्दाख जो लेह करगिल वाली सीट है उस पर भी उनसे कहा हुआ है कि
हम वो सीट जो है उस पर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस का उम्मीदवार जो है खड़ा नहीं करेंगे। और हमारी कोशिश सबकी यही रहनी चाहिए कि कोई ऐसा कंसेंसस कैंडिडेट वहाँ पे हम सब मिल के निकालें जो कि बीजेपी से वो सीट जो है वापस लेने में कामयाब हो सके। यहाँ तक कि मैं आपसे शेयर करूं कि अनंतनाग की सीट पे भी हम कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहे थे। मैंने यहाँ तक कि जब कांग्रेस से हमारी बातचीत हुई, मैंने ये भी कहा उनसे कि क्योंकि वो दूसरे नंबर पे आए थे, सीट हमारी थी, लेकिन अगर कांग्रेस बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थी अनंतनाग की सीट के लिए, अगर उस पर मिसेस सोनिया गांधी या राहुल गांधी या प्रियंका गांधी उस सीट पे लड़ने के लिए तैयार होते, हम वो सीट उनके लिए छोड़ देते, हमें कोई एतराज़ नहीं होता। लेकिन क्योंकि हमारी जीती हुई सीट है, हम और किसी के लिए वो जीती हुई सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, जो कि मुझे लगता है हमारा हक है। कांग्रेस अगर हस्तक्षेप करे राहुल या सोनिया, तो क्या पीडीपी के लिए आप वो सीट छोड़ सकते हैं? ना, मैंने पहले ही आपसे कहा ना, जो तीसरे नंबर पे आए उनको सीट मांगने का कहां से हक बनता है? और वो तीसरे नंबर पे तब आए जबकि पूरी जमात उनके साथ थी। आज जिन्होंने उनको तीसरे नंबर पे लाया, उनमें से कितने लोग आज पीडीपी में हैं? जनाब, ये कहाँ का इंसाफ? और वैसे भी मुझे ये बता, अब मैं आपसे ये क्लियर करूं ना, अगर मुझे इंडिया अलायंस में जाने से पहले यह कहा गया होता कि इंडिया अलायंस में हमें अपने आप को कमजोर करना है इंडिया अलायंस के किसी दूसरे मेंबर के लिए, मैं शायद कभी इंडिया अलायंस में जाता ही नहीं। इंडिया अलायंस में जाने का हमारा एक ही मकसद था जो उसमें गए, कि हमारा मुकाबला बीजेपी और एनडीए के साथ है। अगर हमारा मुकाबला बीजेपी और एनडीए के साथ है तो फिर ये अंदरूनी तौर ये टेंशन या ये बातचीत का इसका कोई वजूद ही नहीं। मतलब 2019 का इलेक्शन एक नारे पे लड़ा गया था, चौकीदार चोर है और उसी के, अब ये फिर आ गया है मोदी का परिवार पे, तो क्या एक ही इस पे पूरा चुनाव लड़ा जाएगा, ना कि किसी और बड़े मुद्दे पर? क्योंकि बीजेपी की तरफ से नैरेटिव ये जो नारे आपने अभी यहाँ हमें उनके बारे में याद दिलाया, मैं कभी उनके हक में था नहीं और ना उनका हमें कोई फायदा हुआ है। उल्टा जब कभी हम इस तरह के नारे जो है इस्तेमाल करते हैं, तोड़ मरोड़ के नुकसान इस्तेमाल करने वाले का ही होता है। वोटर इन चीजों से मुतमईन नहीं होता। वोटर ये जानना चाहता है कि आज के जो हमारे मुश्किलात हैं उनका हल कैसे होगा, हमारी नौकरी कहां से आएगी, जो एग्रीकल्चरल सेक्टर में आज डिस्ट्रेस है उसको किस तरह दूर किया जाएगा, जो रूरल इकोनॉमी जो है हमारी लगभग पूरी स्टैग्नेंट हो चुकी है, रूरल इकोनॉमी को किस तरह दोबारा जिंदा किया जाएगा। इन चीजों पे जो है वोटर सुनना चाहता है, बजाय ये कि किसका परिवार है या नहीं है। और ऐसे जो है, जो हम मतलब या तो हम सेल्फ गोल करते हैं या गोल के आगे से हम गोलकीपर को हटा के मोदी साहब से कहते हैं ना लाओ कर लो स्कोर। अब परिवार पे हमने खुल्लम खुल्ला उनको गोल दे दिया और उन्होंने मौके का इस्तेमाल किया और बड़े तरीके से किया, कहा कि मोदी उनका है जिनका कोई नहीं, और हमारे पास इसका जवाब ही नहीं है। तो मैं तो अपने, वो मुझसे हालांकि सियासी तौर और उम्र के लिहाज से बहुत सीनियर हैं, लेकिन मुझे थोड़ा बहुत जो तजुर्बा है वो यही है कि हमें इस तरह की सियासत जो है वो छोड़ के हमें लोगों के मुद्दों की सियासत करनी चाहिए। ये चौकीदार, ये अदानी अंबानी, ये राफेल, ये परिवार, ये चलता नहीं है। अपोजिशन को कितना नुकसान होगा इस जो भी नैरेटिव बना है? क्योंकि वोट आने दीजिए, मैं अभी कैसे कह सकता हूँ? How can I tell you whether we will lose 1 seat or 3 seats or will gain 1 or 3? You will only know where we stand on the day the votes are counted and the seats are tallied. So let's see. खबरें तो ये भी हैं आप श्रीनगर से लड़ रहे हैं, इस बात में कितनी सच्चाई है? अगर कल मैंने उधमपुर से कागज भरे फिर क्या करोगे? देखिए आप, I don't know where I'm going. I don't even know if the party will field me in this election. The party is at this point in time engaged in discussion with our own colleagues to see the most suitable and most appropriate candidates for each seat. When we are ready to announce whoever it may be, he or she, we will put all the candidates in front of you, then you can decide for yourself whether it was right or wrong.
Okay? Thank you. Sim,